Good morning, students. Today we are going to start chapter first of civics on equality. So student, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वालिटी क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और जैसा कि ऐसा माना जाता है कि इक्वालिटी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेंशियल फीचर है। तो इक्वालिटी को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि आखिर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है। जैसा कि सभी को पता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो अपने फीचर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या हैं कि जिसमें लोगों की गवर्नमेंट में भागीदारी होती है, दे कैन पार्टिसिपेट इन इट। इसके अलावा संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान वो कर सकते हैं। समानता और न्याय, तो ये बहुत शॉर्ट में बताया गया कि जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही एक हिस्सा है, उसके पार्ट्स हैं, यानी कि उसके फीचर्स हैं। और इक्वालिटी को उसका एक की फीचर माना जाता है और जिसका गवर्नमेंट सिस्टम के हर वर्क पे, हर फंक्शन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर इक्वालिटी क्या है और ये क्यों हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज़रूरी है, और इसके अलावा क्या देश के अंदर सभी लोग एक समान हैं, तो क्या हम इक्वालिटी को हर जगह पर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसे समझाया गया है कुछ स्टोरीज़ के द्वारा। तो फर्स्ट स्टोरी हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ बॉक्स में देख रहे हैं। तो इस स्टोरी में क्या बताया गया कि कांता और सुजाता दो फ्रेंड्स हैं, दोनों हाउसमेड हैं, नौकरानियाँ हैं, और इलेक्शन का समय है। दोनों एक लाइन में खड़ी हैं और जहाँ आसपास आप देख सकते हो कि एक क्यू है और क्यू में कुछ और लोग भी हैं। तो आपस की उनकी बातचीत चलती है। वो क्या कहती हैं कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं, और जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो आखिर ये जैन साहब कौन है? तो जैन साहब वो हैं जिनके घर पर वो नौकरानी का काम करती हैं। तो वो यहाँ पर खुश हैं कि वहाँ पर उनको एक समानता दी गई है, कोई गरीब अमीर का कोई अंतर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। सब लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी कांता की बारी आती है और वो वोट डालते हुए सोच रही है कि वो उसी को वोट देगी जो कि उनके मोहल्ले में पानी का पाइप लाने का जिसने वादा किया है। तो उसी कैंडिडेट को वो चुनना चाहती है। आगे इसमें क्या है, जब जैन साहब वापस जाते हैं वोट डालने के बाद, तो वो कांता को बताते हुए कहते हैं कि मीन्स वो जल्दी ही काम पर आ जाए। और कांता इसी बीच जब रास्ते में अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है, तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसकी बेटी गुड़िया जो है उसको फ़ीवर है और उसको उसे हॉस्पिटल भी लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले उसको जैन साहब के घर जाना होगा, काम फिनिश करना होगा और उसके बाद उसे कुछ एडवांस भी लेना होगा, क्योंकि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और हो सकता है इसके लिए उसको थोड़ा सा समय भी लगे। और जब वो घर पर आती है तो अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देती है, कुछ पीने के लिए देती है, ताकि वो कुछ बेटर फील करे। और वो उसको बताती है कि मीन्स वो शाम तक घर पर वापस आ जाएगी और फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जाएगी। और जब वो साहब के घर जा रही होती है तो रास्ते में अपने वो मोहल्ले की दशा को देखती है। आप देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ बच्चे जैसे खड़े हैं बाहर, गली मोहल्ले में बैठे हैं, आसपास चारों तरफ गंदगी है। तो वो ये सोचती है कि इसमें गुड़िया का कोई फॉल्ट नहीं है, या कोई हैरानी की बात नहीं है कि गुड़िया बीमार है, क्योंकि उनकी बस्ती है ही इतनी गंदी और वहाँ पे कभी सफाई होती ही नहीं है। अब नेक्स्ट जब वो घर पे आ जाती है जैन साहब के सफाई करने के लिए, तो वहाँ पे काम पूरा करने के दौरान बाद में वो अपनी मालकिन से कुछ एडवांस की डिमांड करती है। तो वो भी थोड़ी सी पहले आनाकानी करती हैं कि मतलब एडवांस उनको रोज़ रोज़ नहीं देना चाहती हैं, लेकिन वो उनको कहती है कि मतलब उसे बहुत ज़रूरत है क्योंकि अपनी बेटी का उन्होंने इलाज करवाना है। और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ का सीन कुछ अलग होता है। अब वो क्या देख रही है कि यहाँ पर भी वही क्यू है जो कि मॉर्निंग में सेम इलेक्शन के समय में जब वो वोट डालने के लिए खड़ी थी तो वहाँ पर भी लाइन बनी हुई थी। लेकिन वहाँ पर लाइन में कुछ ऐसा नहीं था कि लोग जो अमीर हैं तो वो आगे आ गए, गरीब है तो उनको पीछे कर दिया। हर कोई अपने हिसाब से, अपनी बारी के हिसाब से वहाँ खड़ा था और जैसे जैसे जिसकी टर्न आती गई उसी हिसाब से उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया। लेकिन वो यहाँ पे क्या सोच रही है कि यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
अब यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, जिसमें जैसे जैन साहब जैसे जो लोग जिनके बच्चे अगर बीमार होते हैं तो उनको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, वो डायरेक्ट जाके डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं तो गरीब लोग एक लंबी कतार में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या सोच रही है, इस पूरी स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये कहा जाता है कि सभी लोग एक समान हैं, तो क्या वास्तव में सबको वो समानता यहाँ पे मिल रही है? तो क्या सिर्फ कुछ एक फैक्टर्स या कुछ हिस्सों में ही हमें समानता मिलती है और बाकियों में नहीं? तो इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पर जो बताया गया वो ये कि कांता जैसे बहुत सारे लोग जो कि इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं और जिन्हें एक समान एक जैसा वोट देने का अधिकार भी है, लेकिन उनकी अपनी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, यानी अपार्ट फॉर दिस, अगर हम इस एक पॉलिटिकल सिस्टम से अलग बाहर निकल के जब हम आते हैं एक सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों का या ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है फिर जिसमें इक्वालिटी जैसी बातें हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती हैं। तो आखिर वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि हम ये मानें कि मीन्स हमें जो इक्वालिटी का जो राइट है वो सिंपली एक फेज़ में मिलता है लेकिन दूसरे में नहीं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे आगे कि आखिर ऐसी और क्या चीज़ें हैं। लाइक वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, लाइक कि एक तरह की ही इनइक्वालिटी हमारे देश में नहीं है कि हम गरीब या अमीर हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसी कंडीशंस का सामना हमें करना पड़ता है जिसमें हम ये मानते हैं कि बहुत से दूसरे बेसिस पर भी लोग डिफ्रेंशिएट होते हैं और उन्हीं में से एक है कास्ट सिस्टम। अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पर आप कास्ट सिस्टम को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ही छोटी एज में ही आप जान लोगे कि मीन्स हमारे देश के अंदर या हमारी सोसाइटी में लोग कास्ट के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन अगर हम अर्बन इंडिया में रहते हैं तो शायद यानी कि हमें ये कभी महसूस हो कि शायद यहाँ पर जो लोग हैं वो कास्ट सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करते होंगे। बट हेयर यू गिव अ लुक, आप एक लुक यहाँ पे दीजिए। एक मैट्रिमोनियल यहाँ पे दिया गया है और उसमें क्या बताया गया है, जस्ट एज इस मैट्रिमोनियल में कहा गया है कि मीन्स जैसे वर या वधू शादी के लिए लोग ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी कास्ट को भी मेंशन करते हैं कि हमें इस स्पेसिफिक कास्ट के ही लड़के या लड़की की ज़रूरत है। और उसमें फिर हम क्या देखते हैं कि अब ये मैट्रिमोनियल तकरीबन वही लोग दे पाते हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं। और हम यहाँ पर ये जानने की मीन्स कैसे हमारे देश के अंदर जो हाईली क्वालिफाइड लोग जो हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में कितना बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, लाइक इसमें दलितों के बारे में बताया गया है और इसको लिखने वाले जो थे, द राइटर नेम वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो वो ये बताते हैं कि मीन्स उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जूठन। वो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, अपने ही बारे में उन्होंने लिखा था। और वो ये कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे से थे तो उनके साथ भी स्कूल के अंदर डिफ्रेंशिएट उनके साथ होता था, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो फीलिंग्स हैं वो लोगों के अंदर रहती थी। तो उन्होंने क्या क्या फेस किया उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया। क्लास में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फ़र्श पर, क्योंकि बैठने की जो टाट पट्टी यानी कि जो मैट होता था वहाँ पर जगह नहीं होती थी। और कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। और कभी कभी बिना किसी कारण के ही मुझे मारा पीटा भी जाता था। और ये कंडीशन तब की है जब वो सिंपली 4th क्लास में पढ़ते थे। और एक टाइम की बात वो जैसे बताते हैं, उनके जो प्रिंसिपल थे तो उन्होंने एक बार उनको क्या कहा कि वो जाएं और स्कूल का जो मैदान है उसकी वो सफाई करें। और वो बहुत छोटे से थे, 4th क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, और उनका शरीर बिल्कुल छोटा दुबला पतला सा। तो वो कहते हैं, एक कंपैरिजन उनके दिमाग में आ जाता है कि मैं तो इतना छोटा सा कमज़ोर सा हूँ और मुझे इतना बड़ा मैदान साफ़ करना होगा।
और जब उन्होंने उसकी सफाई वो करने लगे तो उनकी पीठ जो है वो दर्द करने लगी, उनको बैकएक होने लगा, उनका पूरा चेहरा धूल से भर गया और कुछ मिट्टी जो है वो मुंह के अंदर भी चली गई। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ वो क्या देखते हैं कि मीन्स जो बाकी जो उनकी क्लास के बच्चे हैं वो बड़े आराम से क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्लासरूम में बैठने की परमिशन नहीं दी और इवन उनको मीन्स पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी। अब स्कूल में अगर ड्रिंकिंग टैप्स लगी होती थी तो वहाँ पर उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। रीज़न क्या हो सकता है? और ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा कि मीन्स ठीक है, वो आते थे स्कूल में, उनको पढ़ने दिया नहीं जाता था और साफ़ सफाई के लिए कह दिया जाता था। और शायद ये कंटिन्यू रहता जब एक बार उनके फादर वहाँ से गुज़र रहे थे और जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे के हाथ में तो झाड़ू है और वो तो ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं, और जबकि वो तो उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा करते थे। सो ही जस्ट कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल holding Om Prakash hand, and he said loudly for all of them to hear, you are a teacher, so I am leaving now. तो वो आते हैं, टीचर्स का सामना करते हैं और अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं और स्कूल से उसे बाहर ले जाते हैं और जाते जाते वो ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि आप लोग टीचर हो, मास्टर हो, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि एक दिन जो होगा वो यहाँ पर इनका बच्चा ही सिर्फ यहाँ नहीं पढ़ेगा, बल्कि और भी बहुत सारे इसके जैसे जो बच्चे हैं वो स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए। तो इस स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो एक पुअर और रिच का नहीं है, ये है कास्ट बेस्ड। जो वाल्मीकि हैं वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, इस वजह से उनके साथ स्कूल में भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेट उनको किया जाता था। तो इस तरह का भेदभाव हमारे देश में आज भी प्रचलन में है और लोगों को ऐसा फेस करना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो इससे मिलती जुलती हैं और लोग किसी न किसी तरीके से किसी भी ग्राउंड में उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कास्ट के बेस पर। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी क्या है और यहाँ देखते हैं कि आखिर डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस पे हो रहा है। सेकेंड स्टोरी में क्या बताया गया, तो ये एक इंसिडेंट है एक बहुत बड़े सिटी का। अब ये मान के चलो कि एक बड़े सिटी में भी लोगों की मेंटालिटी कैसे हो सकती है। तो इस स्टोरी में क्या है कि मिस्टर और मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। मिस्टर और मिसेस अंसारी वर्किंग हैं, एक बड़े शहर में एक अपार्टमेंट में वो अपना एक किराए का मकान लेना चाहते हैं। आसानी से वो पेमेंट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन उनको एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ता है हेल्प लेने के लिए कि आखिर वो कोई इनको एक अच्छी सी जगह, एक अच्छा सा फ्लैट वो किराए पे दिलवा सके। कारण क्या होता है, बहुत जगह घूमने के बावजूद भी उनको कोई मकान किराए पर देने के लिए रेडी ही नहीं होता। तो वो किसी प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प लेते हैं इसके लिए, और वो जो डीलर है वो उनको कुछ अपार्टमेंट्स में घुमाता है, दिखाता है कि जहाँ पर जो मकान है वो किराए पे मिल सकते हैं। एंड देन दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो फर्स्ट अपार्टमेंट पे वो उनको लेके जाता है और अंसारी को वो अच्छा भी लगता है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो यहाँ पे इसको किराए पे लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब वो लैंडलेडी से बात करते हैं और वो जब उनका नाम पूछती है तो वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बनाने लग जाती है। क्या एक्सक्यूज़ बनाती है कि वो इस बिल्डिंग में यहाँ पे सभी वेजिटेरियन लोग हैं और नॉन वेज तो यहाँ पे कोई बनाता और खाता ही नहीं है, तो आप ये मकान तो ले नहीं सकते बिकॉज यू आर द मुस्लिम्स। एंड उसी समय में क्या होता है कि जो अंसारीज और जो प्रॉपर्टी डीलर होता है जो वहाँ पे उनके वहाँ अपार्टमेंट में आते हैं, तो वो बड़े सरप्राइज्ड होते हैं क्योंकि उनको वहीं आसपास से ही कहीं पर जो कुक्ड फ़िश है उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उनको पता लगता है कि यहाँ आसपास कोई ऐसा है जो कि नॉन वेज पका रहा है अपनी किचन में, और उनका जो एक्सक्यूज़ वो उन्हें काफ़ी वर्थलेस लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार होता है, 2-3 अपार्टमेंट्स में वो जाते हैं तो यही रिपीटेड एक्सक्यूज़ेस उनको सुनने के लिए मिलते हैं। तो एट लास्ट परेशान होकर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनको ये कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अपने नाम को ही बदल लें और बदल करके अपने नाम रख दें मिस्टर एंड मिसेस कुमार,
द अंसारीज वर रिलेक्टेंट, ये बहुत मुश्किल है और कोई ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। तो अंसारीज जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम और कोशिश करते हैं, शायद हमें कहीं और जो मकान है वो किराए का मिल जाए। और एट द एंड एट लास्ट बड़ी मुश्किल से उनको एक अपार्टमेंट मिलता है और जहाँ पर जो एक लैंड लेडी हैं उनको किराए पर एक मकान जो है वो देने के लिए एग्री हो जाती है। तो ये स्टोरी सेकंड जो यहाँ पे फिनिश हुई, तो यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन का एक सेकंड फॉर्म देख रहे हैं और यहाँ पर जो भेदभाव हो रहा है वो धर्म के आधार पर है। यानी फर्स्ट हमने जो देखा था कांता और सुजाता वाले केस में वो पुअर एंड रिच के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन था। सेकंड जो हमने देखा यहाँ पर, तो जिसमें एक तरह से जो एक बच्चा है उसको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वो एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। और ये थर्ड स्टोरी जो हमने देखी अंसारीज़ फैमिली की, तो अंसारीज़ के साथ होने वाला भेदभाव धर्म के नाम पर भेदभाव था, यानी एक रिलीजन बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन जिसे लोग फेस करते हैं। तो हम यहाँ चैप्टर में पढ़ रहे हैं इक्वालिटी की बात, लेकिन पहले आपको ये समझा दिया गया कि आखिर इक्वालिटी क्या है। तो क्या वास्तव में हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं हर फेज़ पर? तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मीन्स आगे इक्वालिटी का रूल फिर आता कहाँ पर है। पॉलिटिक्स में हम लोग इक्वालिटी को फेस करते हैं, इक्वल राइट सबको मिला हुआ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हों या किसी भी इकोनॉमिक क्लास को आप बिलोंग करते हैं, सबको एक समान राइट टू वोट मिला हुआ है। लेकिन क्या अदर फेसेस में भी हम राइट टू इक्वालिटी को फेस करते हैं? तो इसको और हम आगे फाइनली एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब एक बार इस टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर यू ऑल।